हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर अप कर रहा था यूपीएससी के प्रीलिम्स में। जो 2011 से लेकर 2020 तक के प्रीलिम्स में जो भी पॉलिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं कवर अप कर रहा था डिकोड करते हुए, और ये आप लोग को बता रहा था कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ के अपने आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है और उसके अकॉर्डिंगली लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ना है। लक्ष्मीकांत बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बुक को परचेज कर सकते हैं वहां से। वो मेरा एफिलिएट लिंक है, वहां से आप परचेज करेंगे तो 5-10% आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे और 5 से 7% मेरे को एज ए इंसेंटिव मिल जाएगा। इस बुक को कैसे फॉलो करना है फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। पहले मेरे इस लेक्चर को देखना है, उसके बाद से जो मैंने वेबसाइट पे जो मैंने कंटेंट दिया है, वेबसाइट का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। वहाँ वेबसाइट पे जाके फेडरलिज्म वाले पॉइंट को, आज जो फेडरलिज्म में पढ़ाने जा रहा हूँ उस पॉइंट को आप पढ़ेंगे और उसको प्रिंट आउट कर लेंगे और लक्ष्मीकांत का जो फेडरलिज्म वाला चैप्टर है वहाँ पे ले जाके स्टेपल कर लेंगे। स्टेपल करने से पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि उस बुक में कहाँ कहाँ उसका आंसर दिया गया है और किस किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अब आज का जो लेक्चर है मैं फेडरलिज्म और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं उसको एक जगह कंबाइन किया हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कंबाइन किया हूँ। उन क्वेश्चन को पढ़िए और उसके हिसाब से अपने 2021 या 22 का जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए आप अपने को प्रिपेयर कीजिए। मैं इसमें इस चैनल पे मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस और बुक लिस्ट को तीनों को एक एक्यूमुलेट करके आपको किस तरह से अपने प्रिपरेशन को करना चाहिए उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में किसी भी स्टूडेंट्स को किसी कोचिंग की जरूरत है, लेकिन हाँ एक गाइडेंस की बहुत जरूरत है कि आप सारी चीजों को समझ लें कि किस बुक को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरह से एनालिसिस करना है, डिकोड करना है, ताकि आप अपने वाले आने वाले एग्जाम्स में उस डिकोडेशन को समझ सके, एग्जामिनर को माइंड सेट को समझ सकें और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। इसमें काफी हेल्पफुल होगा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट देने वाले भी जो लोग होंगे वो लोग भी मेरी इस डिकोडिंग को समझ पा रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि मैंने किस तरह से इस एग्जाम को सिंप्लीफाई कर दिया है। मैं अपने चैनल का नाम श्योर शॉर्ट अकेडमी इसीलिए रखा हूँ ताकि जो चीज भी आप पढ़ रहे हैं बहुत श्योर है कि वो एग्जाम में आने वाला है या तो एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है और यूपीएससी जो है उसका एक अपना एरिया डिफाइंड है। इसको भले लोग अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा प्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहता हूँ, क्योंकि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस से यूपीएससी ऑलरेडी आपको हिंट्स देता है कि आपको इस तरह के टॉपिक को तैयार करना है और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको माइंड में प्रिपेयर करना है टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर और उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हम बहुत सारी चीजें पढ़ने लग जाते हैं, बहुत सारे बुक को फॉलो करने लग जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारे पास ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग आज के डेट में ओवरलोड कर दे रहे हैं इंफॉर्मेशन का, जिससे कि हम जो पर्टिकुलर पॉइंट जो हमें तैयार करना चाहिए एग्जाम के लिए, एग्जामिनर जिस चीज को ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है हमारे अंदर, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से हम पढ़ तो लेते हैं बहुत सारी चीजें लेकिन एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। and that was also a reason of my failure of not clearing prelims even my in attempts। तो मैं नहीं चाहता हूं कि उस चीज से आप लोग गुजरे, इसलिए मैं ये गाइडेंस प्रोग्राम चला रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और फेडरलिज्म टॉपिक को कवर अप करता हूँ। उससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको कि ऑलमोस्ट मैंने सारे कंप्लीट कर दिए पॉलिटी के टॉपिक को डिकोड करते हुए सब टॉपिक में डिवाइड करके, और 2 या 3 लेक्चर और बचे होंगे जिससे मैं कंप्लीट पॉलिटी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं या तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा या तो पॉलिटी का ही मेंस वाला पोर्शन कवर अप करूंगा। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मेरे को कि मेंस वाला भी मैं कवर अप करूं या प्रीलिम्स वाला ही पूरा का पूरा पहले पोर्शन खत्म कर दूं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपने स्क्रीन पे। तो मैं अभी आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले आया हूं जिसमें फेडरलिज्म एंड रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूं 2011 से लेकर 2020 तक। फेडरलिज्म और उसके आसपास जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं उनको मैं कवर अप कर रहा हूं।
2011 में देखेंगे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इन इंडिया इफ रिलीजियस कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी व्हाट स्पेशल एडवांटेज इट इज इंटाइटल्ड टू। अगर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे इंडिया में है उनको नेशनल माइनॉरिटी को दिया जा रहा है, रिलीजियस किसी कम्युनिटी को नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है, तो उनको कौन कौन सा स्पेशल एडवांटेज मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, एक्सक्लूसिव उस पर्टिकुलर अपने रिलीजन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। जैसे इस्लाम के लोग क्या करते हैं, अपना एक अलग स्टार्ट कर लेते हैं, या क्रिश्चियन वाले स्टार्ट कर लेते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिश करने का परमिशन एक्सक्लूसिव उनको राइट दिया गया है, ठीक है ना, उनको एक एडवांटेज मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कम्युनिटी टू द लोकसभा। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट कैन ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से ही मैं इस क्वेश्चन को इसको इंक्लूड किया हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम है वो माइनॉरिटी, जो नेशनल माइनॉरिटी होते हैं उनके लिए उस 15 पॉइंट प्रोग्राम में कुछ पॉइंट्स 15 पॉइंट्स इसे दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। किसी भी माइनॉरिटी और जो भी कम्युनिटी है रिलीजियस बेसिस पे उनके लिए कुछ बेनिफिट्स हैं, वो 15 पॉइंट्स मैंने नीचे दे दिए हैं ताकि आप उसको तैयार करें। और देयर इज हाई चांसेस कि इन 15 पॉइंट्स में से और कोई पॉइंट्स उठा के वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 15 पॉइंट क्या है मैं वहाँ पे 15 पॉइंट आप लोगों को अपडेट कर दूंगा यहाँ वेबसाइट। 2014 में हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आया हुआ है। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरिएट। कैबिनेट सेक्रेटरिएट का फंक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये फेडरलिज्म से रिलेटेड नहीं है बट मिसलेनियस टॉपिक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स। तो कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट मीटिंग को करेगा, अरेंज करेगा, उनके एजेंडा को प्रिपरेशन करेगा। हाँ, एक लॉजिक सा लग रहा है। अब मैं वो भी बताते चलूंगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप आंसर नहीं जानते होंगे, लेकिन एक ऐसा लॉजिक लगाएंगे जिससे कि आप इन्फ्रेंस निकाल पाए कि हाँ ये हो सकता है और ये स्टेटमेंट सही होगा। तो मान लो कैबिनेट सेक्रेटरिएट है, तो सेक्रेटरिएट का काम ही होता है ये सब करना। तो इसमें कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, तो हो सकता है कि वो करें या करना चाहिए भी उससे, दूसरा कौन करेगा। कैबिनेट मीटिंग का सारा प्रिपरेशन एजेंडा कौन करेगा, वही करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट, सेक्रेटरिएट असिस्टेंट टू कैबिनेट कमिटीज। अब कैबिनेट कमिटीज जो है उनका जो सेक्रेटरिएट असिस्टेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि कैबिनेट कमेटी का हो सकता है कि जो मेंबर होंगे, चेयरमैन होंगे, कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या एमपी होंगे, तो वो उतना तो टेक्निकली नहीं जानते हैं चीजों को, तो कौन देगा असिस्टेंट, सेक्रेटरी असिस्टेंट कौन देगा। ऑब्वियस सी बात है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो आईएएस आईपीएस या आईआरएस ऑफिसर या अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट ऑफिसर्स होते हैं वही सेक्रेटरी के मेंबर होते हैं, और उसके ऑफिसर्स नहीं उनको क्या करते हैं, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी लॉजिकली स्टेटमेंट सही लग रहा है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ देखने की बात है कि एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री। अब ऐसा थोड़ी होता है कि ऑफिसर मिनिस्ट्री को रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए एलोकेशन करेगा, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत जैसा लग रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री थोड़ा ही ना किसी ऑफिसर से या सेक्रेटरीट से एलोकेशन लेने जाएंगे। तो कैबिनेट डिसाइड करता है या पार्लियामेंट डिसाइड करता है किसी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ और भी सारे पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं, आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। मेरा यहाँ पर्पस ये है क्वेश्चन को बताना और क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर के माइंड सेट को समझना और उससे रिलेटेड आपके प्रिपरेशन को आगे फॉरवर्ड करवाना, और किस तरह से उस पॉइंट को लेके आप आगे अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए, सेक्रेटरी असिस्टेंट प्रोवाइडर कैबिनेट सेक्रेटरी टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी इंक्लूड्स। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट दे दिए हैं, आप इसको तैयार कर सकते हैं। पढ़ लेंगे एक बार तो थोड़ा सा ओवरव्यू आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज डन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री इन कॉन्सोनेंस विद द प्रायोरिटी प्रेजेंट इन द बजट। बजट से ही तो उसमें सारी चीजें एलोकेशन किया जाता है फाइनेंस का। ऐसा कोई सेक्रेटरीट कैबिनेट सेक्रेटरी थोड़ी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में, इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें पूछा है द चीफ सेक्रेटरी इन a state is appointed by the governor of that state। अब यहाँ पे ये पॉइंट को क्यों रखा हूं इस क्वेश्चन के एक साथ, क्योंकि देखिए चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरीट ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरीट और स्टेट कैबिनेट सेक्रेटरी। इसका मतलब ये कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो स्टेट और सेंटर के जो कैबिनेट सेक्रेटरीट हैं उन सेक्रेटरीट के बारे में हम पढ़ लेंगे, पॉइंट तैयार कर लेंगे। ये मेरा यहाँ पे डिकोडिशन है और यूपीएससी के माइंडसेट को पकड़ने वाली बात है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट, द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। यस, चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड कैबिनेट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है ना। सेंटर में प्रेसिडेंट द्वारा और स्टेट में गवर्नर के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट, द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया फिक्स्ड टेन्योर, नहीं कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है 2016 में, क्योंकि उस समय एक न्यूज में था कि किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर जो है पहले उसको हटाया गया था, ये कंट्रोवर्शियल न्यूज में था, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको मंथली मैगजीन पढ़ने के साथ साथ द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, या हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण का हिंदी संस्करण आप पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, बहुत सारी न्यूज में चीजें चलती रहेंगी तो आपको ध्यान में रहेगा, हाँ इस वजह से ये था न्यूज में, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। बहुत सारे चीजों का जो बुक यूपीएससी के ऑप्शंस में होते हैं, वो क्वेश्चन ऑप्शन जो होते हैं वो या तो न्यूज़पेपर के रेफरेंस से लिया गया आता है, या जुडिशरी का जो नया स्टेटमेंट आया होता है, नया कोई वर्डिक्ट आया होता है, उसके बेसिस पे होता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना भी जरूरी है। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया ना चीफ सेक्रेटरी के लिए ना कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए, ठीक है। उसका डिटेल्स यहाँ मैं दे दिया हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट को। यहाँ गवर्नमेंट का एक मैंने वेबसाइट पे दे दिया जहाँ से आप इसको बाकी और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके आप बाकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 2017 में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्चू लाई इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू द एक्टिविटी, कि जो सुपीरियर वर्चू ऑफ डेमोक्रेसी है वो किधर लाई करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लाई करता है द इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। जो भी कॉमन मैन है हमारे देश के, उनके इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर के पे डिपेंड करता है, उनके लाई करता है, क्योंकि उनको उतना फ्रीडम दिया गया है, उनको उतना आज़ादी दी गई है। जो कॉमन से कॉमन आदमी है उसको वही तो डेमोक्रेसी को दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है। और बाकी जो पॉइंट्स है यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप उसको पढ़ लेंगे। तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट 2017 में एक और क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं। अब देखिए फेडरलिज्म से क्वेश्चन आ गया, तो अब यहाँ से देख लीजिए इंडियन फेडरलिज्म और एक होता है ब्रिटिश फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म और ब्रिटिश फेडरलिज्म में काफी अंतर है, लेकिन यहाँ पे इंडियन फेडरलिज्म का कह रहा है कि वो फीचर नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आंसर है डी। बाकी तीन ऑप्शन में पढ़ूंगा, पहले मैं आंसर पढ़ रहा हूँ। इट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। अमेरिका जो है वो इस कंसेप्ट पे है, क्योंकि वहां का जो फेडरलिज्म है, जो जितने 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के, वो सारे मिलके अमेरिका बनाए, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है उसको। बट इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर स्टेट्स हैं, 39 स्टेट्स जो हैं आपके स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी है। लेकिन वहां ये कहा जाता है अमेरिकन फेडरलिज्म में कि वो जो अमेरिका है वो एक ऐसा कंट्री है जो इन स्टेट्स से मिलके बना है,
लेकिन इंडिया में उल्टा कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें इतने सारे स्टेट्स हैं। बहुत थीन लाइन डिफरेंस है समझने का, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट इसको हम पढ़ते हैं, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, एस इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे इंडिया में, इसीलिए इंडियन फेडरलिज्म इसको कहा जाता है। अब यहाँ फेडरलिज्म अपने आप में एक कंसेप्ट है, आप इसको पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन को समझेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे और इसको तैयार करेंगे, तो इससे ये क्वेश्चन आपको काफी समझ में आएगा। अब powers have been clearly divided between center and state, है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को काफी हद तक क्लियरली डिवाइड किया गया। हाँ, क्योंकि सेंटर लिस्ट स्टेट लिस्ट दिया गया ना, तो उस लिस्ट के हिसाब से हम इनका सेंटर और स्टेट के पावर को क्लियरली डिवाइड किया गया हुआ है। ये इंडियन फेडरलिज्म का एक फीचर है। नेक्स्ट है, द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। फेडरेटिंग यूनिट्स मतलब अलग अलग स्टेट्स हैं, उन अलग अलग स्टेट्स में राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि जितना ये रिप्रेजेंटेशन यूपी का रिप्रेजेंटेशन 80 सीट्स का है, जबकि बिहार का रिप्रेजेंटेशन 40 सीटों का है राज्यसभा में, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सॉरी लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में 16 है और यूपी में क्या है 32 है। तो इस हिसाब से अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं। ये स्टेटमेंट सही है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन और एरिया भी डिसाइड किया गया। जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो डिसाइड करता है कि कितनी सीटें होंगी राज्यसभा और लोकसभा में। बाकी और डिटेल्स है यहाँ पे दिया हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। 2018 में देखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में क्वेश्चन दिया है कि which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty। लॉ एंड लिबर्टी में सबसे बढ़िया रिलेशनशिप कौन दिखा रहा है, तो ये है, इसका आंसर होगा इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। अब ये स्टेटमेंट किस तरह से सही है ये आप लोग समझिए, कि कह रहा है कि देयर इज नो लॉज, इफ देयर इज नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे कोई लॉ नहीं है तो वहां पे कोई लिबर्टी नहीं है। हाँ, क्योंकि इंडिया में अगर लॉ बनाया गया है लिबर्टी पे, तभी तो आपको लिबर्टी मिल रही है, तभी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपनी लिबर्टी और अपने फ्रीडम के लिए कि हाँ मेरी लिबर्टी एट स्टेक पे है, तो आप उसको मेरे को लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे। और अगर कहीं कोई लिखा ही नहीं गया तो आप कैसे कहेंगे, कहीं लॉ में ही नहीं मेंशन है तो आप कैसे कहेंगे कि आपको लिबर्टी। इसीलिए कहा कि देयर इज, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। सो if someone somewhere there is liberty, it means there is some law related to that liberty, तभी वो लिबर्टी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। बहुत थोड़ा सा कंसेप्चुअल ये स्टेटमेंट था और क्वेश्चन था, इसको समझना है। बाकी ऑप्शन जो पढ़ेंगे तो उसमें इधर उधर घुमा के बनाए गए, वर्ड प्ले किया गया है, मैं उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहा हूँ। अब देखेंगे 2020 में क्वेश्चन एक पूछा गया है कि वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज, मतलब गांधीज्म और मार्क्सिज्म में एक कॉमन एग्रीमेंट क्या था, क्योंकि गांधी जी सोशल की बात करते थे और मार्क्स भी सोशल की बात करते थे, तो दोनों किस पॉइंट पे कॉमन थे, कौन सा ऐसा कॉमन एग्रीमेंट था। तो उनका जो फाइनल गोल था वो स्टेटलेस सोसाइटी का था। दोनों लोग इस बात पे कहते हैं कि ऐसा सोसाइटी होना चाहिए जो स्टेटलेस हो। अब स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि किसी एक बंदे का या किसी स्टेट का डोमिनेंस ना हो, कोई डोमिनेंस ना हो, कोई डिक्टेटरशिप ना हो, कोई गवर्निंग नहीं हो। मतलब एक सोसाइटी ऐसा होना चाहिए जो स्टेटलेस है, जिसमें किसी एक बंदे के हाथ में पावर नहीं, डेमोक्रेटिक हो, सबके हाथ में, पब्लिक के हाथ में पावर। तो ये स्टेटमेंट जो था कॉमन स्टेटमेंट। 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है देखिए,
In the context of India, which one of the following is a characteristic of appropriate bureaucracy? एक अच्छी appropriate bureaucracy का कौन सा गुण है इंडिया के रेफरेंस में? इसमें जो स्टेटमेंट है डी वो सही है। अब इसको हम पढ़ के बताते हैं कैसे। An agency for implementation of public policy, यही तो है ब्यूरोक्रेसी। जो अभी हम ऑफिसर बनेंगे, आईएएस बनने की जो हम ड्रीम कर रहे हैं, वो क्या है कि हम एक ऐसा ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, एक ऐसा ऑफिसर बनने जा रहे हैं जो कि जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जब हम कैबिनेट में जाते हैं, सेक्रेटरीट में जाते हैं, तो सेक्रेटरीट में पॉलिसी मेकिंग करते हैं। और जब हम एज ग्राउंड लेवल पे डीएम रहते हैं, एसडीएम रहते हैं, तो क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हीं पॉलिसी। तो ये कैसा एजेंसी है। अब बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एन एजेंसी, ऑप्शन ए पढ़ रहे हैं, ऑप्शन ए पढ़ रहे हैं, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नहीं, ब्यूरोक्रेसी का ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वाइड करने का कोई स्कोप नहीं होता है। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। नहीं, फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेटिव का काम है, ना कि ब्यूरोक्रेसी का काम है। एन एजेंसी, ऑप्शन सी, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का काम पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेटिव का है, पॉलिटिकल लीडरशिप का है, ना कि ब्यूरोक्रेसी का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एन एजेंसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन यूपीएससी का था, बट आपको इसमें थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा। तो एक आप देखिए, पूरा का पूरा जो लेक्चर मैंने बनाया है, इसमें दो चीजें निकल के आई। एक फेडरलिज्म पे बात हो रही है और दूसरा ब्यूरोक्रेट्स पे, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उनके अपॉइंटमेंट, उनके फंक्शंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये दो टॉपिक आप यहाँ से तैयार करेंगे, फेडरलिज्म से रिलेटेड और ब्यूरोक्रेट्स से रिलेटेड, जो कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी होते हैं। इन दोनों पे आप तैयार कर लेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के पक्के आने वाले हैं, केवल और केवल इस लेक्चर में। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था। अब आगे थोड़ा सा मैं आप लोगों को अब एक चीज ये बता रहा था कि ये जो मैंने लेक्चर बना रहा हूँ, इस लेक्चर को समझिए और जिस तरह से मैं डिकोड किया हूँ उस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, तब एग्जामिनर का माइंड सेट को पकड़ पाएंगे और आप अपने बहुत श्योर शॉर्ट तरीके से अपने प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे पाएंगे। क्योंकि यही एक वे है एग्जामिनेशन के माइंड को पकड़ने का, कि उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़े और उनका माइंड सेट देख ले कि हाँ इन टॉपिक से या इस तरह से क्वेश्चन वो बना रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक को आप उस वे में तैयार कर लेंगे तो आप इस एग्जाम को बहुत श्योरली, बिना किसी और गाइडेंस के, बिना किसी टीचर कोचिंग के भी आप इस तरह से अपने आप को तैयार करेंगे, ये सारे टॉपिक आपके धीरे धीरे तैयार होते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लक्ष्मीकांत बुक का लिंक दिया हूँ, आप उसको परचेज करके उसको खरीद सकते हैं। कैसे पढ़ना है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, उस तरह से आप पढ़ेंगे तो ये एक एक टॉपिक, क्योंकि यूपीएससी में अगर 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में होते हैं तो मेरा हमेशा से मानना है कि उन 100 क्वेश्चन के लिए आपको एक एक क्वेश्चन पे आपको मेहनत करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। जो कि जनरली प्रीलिम्स के लोग जो लोग तैयारी करते हैं, या तो किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज पे डिपेंड हो जाते हैं, या लास्ट के 2-3 महीने पे जाके किसी तरह से बस फटाफट फटाफट रिवीजन का, बहुत मल्टीपल रिवीजन का कंसेप्ट लेके आते हैं कि एक ही चीज को 50 बार पढ़ो। लेकिन किन चीजों को पढ़ो ये मैं इस पे बता रहा हूँ। तो अगर थ्रू आउट ईयर अगर आप मेरे एक लेक्चर को देख के एक क्वेश्चन भी अगर तैयार कर रहे हैं तो 365 दिन में 365 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे और उसमें से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो 100 क्वेश्चन में आप 80-90% की एक्यूरेसी, मैंने जैसे बताया था, आप 80-90% के एक्यूरेसी पर जा सकें बिना किसी टेस्ट सीरीज के, बिना किसी कोचिंग के प्रैक्टिस के आप इस प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं, जिस तरह से मैं डिकोड करके बता रहा हूँ। इसको बिलीव कीजिए, एक बार कम से कम ये अटेम्प्ट दीजिए और मेरे सारे लेक्चर्स को देख के कीजिए। अगर मेरे लेक्चर्स में डिले होते हैं तो मैंने बताया है, मैंने वेबसाइट को जो लिंक दिया हूँ उस वेबसाइट में मैंने पूरा का पूरा डिकोड करके रख दिया है। तो आप वहां से जाके किसी भी मेरे 1-2 लेक्चर को देख लीजिएगा जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस तरह से इसको डिकोड कर रहा हूँ। उसके बाद से जब प्रीलिम्स के बाकी आप सेक्शंस में जाके, वेबसाइट पे जाके सेक्शंस में जाके हर एक सब्जेक्ट का डिकोडेशन जब देखेंगे आप, तो वहां से आप प्रिंट आउट करके उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
वीडियो अगर अच्छा लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, बाकी उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं और मिसगाइडेड प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रिपरेशन में गाइडेंस बहुत बड़ा मायने रखता है। और आपकी प्रिपरेशन अगर गाइडेड वे में है तो यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम इन अ वेरी श्योर शॉर्ट मैनर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।